आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ऊपर दिख रहा QR स्कैन करके हमें सपोर्ट अवश्य करें, क्योंकि इस समय हमारी रीच रिस्ट्रिक्टेड है और हम पूरी तरह से इलेक्शन के कवरेज में अपना समय और अपना धन इन्वेस्ट कर रहे हैं। नमस्ते दर्शकों, आपका स्वागत है जयपुर डायलॉग यूएसए पे। और इससे पहले की चर्चा शुरू करें, आपसे नम्र निवेदन है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट आवर चैनल विच सम ऑफ यू हैव स्टार्टेड डूइंग विद फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। विभूति झा बहुत प्रसन्न हुआ, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट। आज की चर्चा में करूंगा मैं पिछली कड़ी से जोड़ते हुए। आज से 12 दिन पहले अंकित जी हमारे शो में पहली बार आए थे और मैंने कहा था कि भविष्यवाणी नहीं, फोरकास्टिंग नहीं, लेकिन वी विल डू द एनालिसिस ऑफ किसी भी चीज जो होती है उसका कुछ इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशन होता है। तो इस बार चर्चा करेंगे हम जयशंकर जी के स्टेटमेंट से, जब उन्होंने कहा था कुछ ही दिनों पहले कि अमेरिका का वर्चस्व अब कम हो गया है, जो पहले जो डोमिनेंट था वो कम हो गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भारत के विदेश मंत्री ने बिल्कुल बोल्डली ये वक्तव्य दिया है। तो इस बात की चर्चा की जाए, क्या अमेरिका का प्रभाव दुनिया भर में वाकई कम हो रहा है, या वो अपनी हरकतों से उसे देख रहे हैं कि वो फिसले जा रहे हैं। और इस समस्या को देखने के लिए भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अंकित जी से मैं पूछूंगा इसके बारे में कि उसका इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशन क्या होगा। आप सबों को मालूम है कि अंकित जी डी डॉलराइजेशन के बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, जिसके बारे में उन्होंने बहुत चर्चाएं की हैं। डी डॉलराइजेशन का एक महत्व मेरे हिसाब से, और अंकित जी आप मुझे कहें मैं गलत या सही हूं, आपका पर्पस ये नहीं है कहने का कि डॉलर गायब हो जाएगा, डॉलर की महत्ता कम हो जाएगी, ऑल्टरनेट पेमेंट एंड ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म्स बाहर आ जाएंगी। उसके कारण जिस तरह से ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग चल रहा है, जापानीज येन चल रहा है, डॉइच मार्क चल रहा है, वैसे करके डॉलर की प्रभुता कम हो जाएगी। तो इस बात को लेते हुए आगे बढ़े। पॉलिटिकल सिनारियो में अगर यूएस ग्लोबल पुलिसमैन नहीं होता है तो उस जगह को कौन भरेगा? चाइना, रशिया, इंडिया, यूरोप, किसी न किसी को जो वैक्यूम होता है तो कोई ना कोई बढ़ता है उसको भरने के लिए। अंकित जी। जय श्री राम दर्शकों को। जय श्री राम। आई एम बैक अगेन ऑन दिस चैनल, तो लेट्स हैव फन। तो सबसे पहले तो जयशंकर जी, हमें ये समझना है कि इलेक्शन का माहौल है भारत में और अच्छा खासा इंटरफेरेंस हुआ है इस बार। मतलब 2019 में जितने भी वेस्टर्न टूल्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप हो गया, तो 19 इलेक्शन से पहले उन्होंने ट्राई किया, 5 से ज्यादा जो फॉरवर्ड्स होते थे उसको ब्लॉक कर दिया गया, बिकॉज उनके पास डेटा आया कि ये मोदी जी का डेवलपमेंट वर्क ही फॉरवर्ड हो रहा है। तो तब जो था वो बहुत छोटे स्केल पे था, जहां पे किसी ने इंटरफियरेंस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन इस बार जो हुआ है, दे क्रॉस्ड अ लॉट ऑफ लिमिट्स। मतलब यूट्यूब में जैसे आप जानते हैं कि जर्मनी से छोड़ा जाता है यहाँ पे भारत पे, फिर उनकी व्यूज आर्टिफिशियली बढ़ाई जाती है, राइट विंग की सारी व्यूज नीचे लेके जाते हैं, ऑर्केस्ट्रेटेड, राइट। बिल्कुल वैसे ट्विटर पे भी हम देख रहे हैं सारे जो जिस प्रकार से ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से इंटरफियरेंस चल रहा है, राइट। तो आई थिंक और आपको पता ही है कि ट्विटर पे जब जो इलॉन मस्क की जो विजिट्स के बारे में भी जो चर्चाएं हुई, फिर वो नहीं आए, फिर चाइना गए, फिर अभी तो श्रीलंका भी जाके आए हैं और भारत को बोला गया कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो आई थिंक तब से जो ट्विटर का भी एक रुख रहा, तो इवेंचुअली इंडिजिनाइजेशन जो है, दैट इज द फ्यूचर, वो तो सबको समझ में आ गया है, सारी कंट्रीज को समझ में आ गया है। चाहे वो ब्राजील के अंदर इंटरफियरेंस हो, चाहे कोई अफ्रीकन नेशन के अंदर इंटरफियरेंस हो, तो ग्लोबल साउथ इज नाउ वेरी क्लियर कि वेस्टर्न टेक का आपको ऑल्टरनेटिव्स निकालना पड़ेगा। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं बताता आया हूँ इतने टाइम से, कि भाई 2030 तक या तो इट विल बी ए इंडियन कंपनी और सम इंडियन बिजनेसमैन
will have a big stake in Western tech. उसके अलावा एक्सेस मिलना मुझे मुश्किल लगता है भारत की मार्केट का। अब आप ये समझ लो कि रशिया और चाइनीज मार्केट तो मिलने ही नहीं वाले एक्सेस, फिर बचता है सिर्फ भारत का एक्सेस। वो नहीं मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द सस्टेनेंस फॉर दोस कंपनीज। तो आगे जाते हुए मुझे जो समझ में आ रहा है, डीकपलिंग का शब्द तो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि भारत किसी भी इकोनॉमी के साथ डीकपल नहीं करेगा। तो चाइना के साथ भी हमने डीकपलिंग करने से साफ इनकार कर दिया है। आपको करना है आप करें, वी आर नॉट, वो हमारे इंटरेस्ट में है ही नहीं। तो उन्होंने जाके स्क्वाड बना लिया, क्वाड को साइड पे रख के स्क्वाड बना लिया, ठीक है, लेट देम डू व्हाट दे वांट। लेकिन ये जो इंटरफेरेंस हुई है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के रिपोर्ट से लेके जो कुछ भी हुआ, ये फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली कैटेगरी में वैसे भी नहीं आता। वैसे ही गुजराती मानते नहीं है, ऊपर जो टॉप में है वो डिक्शनरी में है ही नहीं उनके, फॉरगेट और फॉरगिव वाला। तो आई थिंक देयर आर रिपरकशंस फॉर दिस इंटरफेरेंस। और क्योंकि आपने आज तक कभी नहीं सुना है रशियन फॉरेन मिनिस्टर या चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को बोलते हुए कि अमेरिकन डोमिनेंस इज ओवर, राइट। तो अगर रशियन फॉरेन मिनिस्टर नहीं बोलता है, ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर नहीं बोलता है और भारत का फॉरेन मिनिस्टर बोल पाता है, तो आप उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वेटेज है, आप समझ सकते हो। जबकि ये बात क्लियर है कि रशिया और चाइनीज मार्केट में कोई एक्सेस नहीं मिलने वाला है, ठीक। तो जो डॉलर के लिए जो मैंने प्रेडिक्ट किया है उसके बिल्कुल पैरेलल में सब आगे जाता हुआ दिख रहा है मुझे। और मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि ये जो डी डॉलराइजेशन की जो स्पीड है वो आगे जाते हुए बहुत जल्द ब्रिक्स का एक अलग ऑनलाइन एग्रीकल्चर ट्रेडिंग सिस्टम, जो लास्ट समिट में सबके सब सिग्नेटरी थे ही, सो नथिंग न्यू अबाउट इट, बट जब ये सेपरेट होगा नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंजेस से, तो दैट हैज फाइनेंशियल मार्केट रिपरकशन एज वेल, जो इकोनॉमी में भी उसका इम्पैक्ट आएगा वेस्टर्न इकोनॉमीज में, कि जब कमोडिटीज की प्राइसिंग जो है धीरे धीरे एशिया की ओर शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो हम देख ही रहे हैं गोल्ड और सिल्वर को धीरे धीरे कैप्चर किया जा रहा है प्राइसिंग के हिसाब से, शंघाई एक्सचेंज, इवेंचुअली गिफ्ट सिटी और फिर मॉस्को एक्सचेंज। तो यूके का रोल वहां पे मुझे कटता हुआ दिख रहा है इलेक्शन के बाद। तो जैसे ही कमोडिटीज का प्राइसिंग एशिया शिफ्ट होगा तो फिर द करेंसी थिंग इज रीसेट इज वेरी वेरी नियर उसके बाद। तो जैसे ही मैंने जो प्रेडिक्शन दिया था डी डॉलराइजेशन में कि सारे कमर्शियल रियल एस्टेट के जीरोस गायब होना शुरू होंगे वेस्ट में से, वो अब कुछ कुछ खबरें तो अब आनी शुरू हो चुकी है। उसके बाद जब करेंसी का रीसेट आएगा तो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में से भी जीरोस गायब होना शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले बीच में स्टॉक मार्केट में से जीरोस गायब होना शुरू होंगे, वेस्टर्न स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो ये जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है, जो मैं 2021 से, इनफैक्ट प्रेसिडेंट बाइडेन ने ओथ लिया उससे 7 दिन पहले मैंने सारी सीक्वेंस बता दी थी कि ऐसे ही जाने वाला है, जिसमें आप देख ही रहे हो कि टैक्स भी अब बढ़ गया, बिल्कुल जैसे जो सीक्वेंस बताया मैंने वैसे ही जा रहा है। तो बहुत जल्द जो मुझे समझ में आ रहा है, डीकपलिंग जो है चाइना के साथ टैरिफ्स बढ़ा के, वो डीकपलिंग कंप्लीट की जाएगी। और उसमें जो शी जिनपिंग की जो कंडीशन है विच इज 50,000 अमेरिकन स्टूडेंट्स। अब मुझे एक क्वेश्चन आया, लोगों ने पूछा कि शी जिनपिंग को अमेरिकी बच्चे ही क्यों चाहिए और 50,000 क्यों चाहिए। तो मैंने उनको समझाया कि जो ये पूरा जियोपॉलिटिक्स डॉलराइजेशन की पीरियड में चला, उसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और पाकिस्तान आर्मी के बच्चे, उनको वेस्ट में एडमिशन मिला था, राइट, और उनका इस्तेमाल हो रहा था एज अ बार्गेनिंग चिप। जो भी पॉलिसीज पाकिस्तान आर्मी के पास करवानी रहती थी या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास करवानी रहती थी, उसके अंदर ये बच्चों का एडमिशन का इस्तेमाल होता था एज अ थ्रेट, एज अ बार्गेनिंग चिप। तो चाइना नहीं भूला है। तो चाइना की जो नवंबर की विजिट थी शी जिनपिंग की बाइडेन के साथ, मैंने उसी दिन बता दिया था कि ये 2 कंडीशन क्लियर बता रहे हैं अगर आपको कोऑर्डिनेटेड डी डॉलराइजेशन चाहिए, वरना वो खराब तरीके से भी डी डॉलराइजेशन कर सकता है वो बंदा। वेरी ट्रू। अगर आपको अच्छे से चाहिए
तो आपको वो कंडीशंस माननी पड़ेगी। तो एक बैच अमेरिकी स्टूडेंट्स का जाके वहां पे ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है चाइना में पढ़ाई। जबरदस्ती है लेकिन अब है तो है। क्योंकि बिहाइंड द माइंड, विभूति जी, बिहाइंड द माइंड बंदे के दिमाग में ये है कि तुमने मुझे कम्युनिस्ट कैद में रखा और सारे ट्रांजैक्शन फ्री ट्रेड वाले ताइवान और हांगकांग से अभी तक करवाए। तुमने हमको लेबर की तरह इस्तेमाल करके तुम लोग सब फ्रीडम, डेमोक्रेसी, आर्ट, डांस, वीकेंड ऑफ ये सब कर रहे थे। मैंने मेरा कंट्री पोल्यूट किया है ना, मैंने प्रॉफिट बनाया। मैं एज हो चुका सिंगल चाइल्ड करके, और ये सब कुछ डॉलर की वजह से। अब वो बोल रहा है मुझे पीपल टू पीपल टाइस चाहिए, तुम भेजो 50,000 अमेरिकी बच्चे कैसे भी करके, वरना ही विल डू डीडॉलराइजेशन इन हिज मेथड, Right. which is very ugly method. Right. I Okay. agree with you. I agree with you there. I tell you one एक बात और भी कहूंगा इसमें कि एक होता है कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम वगैरह वगैरह करके, तो एक कहावत जो हमारे यहाँ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कितनी भी पुरानी कहावत क्यों ना हो, आज भी सच है वो, राइट। कभी कभी कोई चीजें ऐसी होती है कि यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाती है, कभी छूटता नहीं है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस में अमेरिका की जो पावर है, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, जिस तरह से भारत का इकोनॉमिक पावर बढ़ रहा है, उससे पॉलिटिकल पावर बढ़ रहा है। इस तरह से अमेरिका का इकोनॉमिक पावर घट रहा है, उसके कारण इसकी जो है पॉलिटिकल पावर भी कम हो रही है, क्योंकि डेफिसिट वगैरह को लेकर 34 ट्रिलियन डॉलर की डेफिसिट जो है, और ट्रिलियन डॉलर्स पे कर रहे हैं एवरी मंथ, तो यहाँ पे फटी हुई है, टू यूज द कैजुअल लैंग्वेज, यहाँ पे फटी हुई है उस हिसाब से कि आप इस बात को, अमेरिका विचलित है, बहुत ही विचलित है कि हम इसको कैसे संभालें। तो इसमें बड़ा अच्छा सा शब्द नहीं, आया इसमें या वो बताया था कि अमेरिका इज वेरी सक्सेसफुल इन व्हाट इज कॉल्ड अंडरमाइनिंग फ्रेंड्स एंड ओवर एस्टिमेटिंग एनिमीज एंड अंडरमाइनिंग एनिमीज। ये लग रहा है कि ये सच है, बिकॉज अमेरिका की जो सारी हरकतें हैं वो कहते हैं कि खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है। क्या विचार है आपके कि अगर अमेरिका की पावर इस तरह से कम हुई, डेमोक्रेसी तो है ही, फ्रीडम तो है ही, लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस तो उनके प्रीएम्बल में लिखी हुई है, तो जिसको वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हो रहा है कि क्या ये अमेरिका जो अगर कमजोर होगा, उसका सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाएगा? हु विल बी द न्यू पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड अगर अमेरिका ना रहा तो? देखिए विभूति जी, मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी देश वो स्थिति में है जहां पे आप यूनिपोलर वर्ल्ड डिलीवर कर सकते हो। दूसरा, डिलीवरी अगर आप कर भी सकते हो तो ग्लोबल साउथ के नेशंस जो है वो रिवोल्ट में खड़े हैं कि हमको यूनिपोलरिटी चाहिए ही नहीं। करेक्ट। सो इवन इफ समबडी इज एबल टू डिलीवर, तो भी सामने वाला लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका का रोल ऐसा रहा उस प्रकार का कि अब चाइना के पास अगर पॉसिबिलिटी भी है तो सामने वाले 100 नेशन बोल रहे नहीं, ये नहीं चाहिए हमको। तो द फैक्ट इज कि आज 4 में से एक भी इकोनॉमी यूनिपोलैरिटी नहीं दे सकती। दिस इज अ बिटर ट्रूथ, जिसका साफ मतलब होता है, मैंने इस पर स्पुतनिक पे आर्टिकल लिखा था मल्टीपोलैरिटी के प्रिंसिपल्स के ऊपर, और अब यू विल बी सरप्राइज कि पूरा रशिया चाइना जॉइंट स्टेटमेंट डिट्टो लग रहा है कि उसी में से लिख दिया हो। तो उसमें मैंने प्रिंसिपल्स बताए मल्टीपोलैरिटी के। सबसे पहला, nobody will be bullying around, nobody will give lectures on human rights, religious freedom, climate, nothing. Right. No country will be able to sanction anything. No country should be told whether to join, when to exit, when to enter. सबका free entry, free exit होना चाहिए नए सिस्टम में। Right. No country will have the right of a unipolar single country reserve currency status. It will be a basket of a multi-currency. Okay. And no country should be able to give you political conditions if you need some kind of an economic help, जो IMF और वर्ल्ड बैंक अभी तक करता रहा कि भाई डॉलर्स में लोन चाहिए तो इतनी कंडीशंस फुलफिल करो। Right. तो आई थिंक अगर ये ट्रू मल्टीपोलर वर्ल्ड में जाना है तो सबसे पहले अग्रीमेंट टू डिसएग्री। तुम्हारा स्टैंडर्डाइजेशन मेरे ऊपर नहीं थोपोगे,
I know best what my people needs. Nobody will poke noses into each other's business. ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई एम्पिरिकल एविडेंस है भी नहीं. मैं आपको बता देता हूँ विभूति जी, ये जो फंडामेंटल अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि एवरी वोटर इज अ रैशनल वोटर, जिसकी वजह से वो डेमोक्रेसी थोपने की कोशिश कर रहे हैं हर जगह, वो अजम्पशन ही रॉन्ग है सबसे पहले. राइट. तो भले ही यूनाइटेड नेशन ने अपने उसमें छाप दिया हो फ्रेमवर्क में कि डेमोक्रेसी इज वेयर वी ऑल शुड गो, बट पीपल आर नॉट वोटिंग लाइक अ रैशनल वोटर लुकिंग एट द बेनिफिट फॉर द नेशन. ठीक है, अगर किसी को ये भ्रम है तो ये गलत है, अजम्पशन ही रॉन्ग. तो आपको अरब्स को बोलने की जरूरत नहीं उन्होंने अपनी कंट्री कैसे चलानी. दे विल रन देयर कंट्री. ओके, यू डोंट हैव टू इम्पोज एनीथिंग एनीवेयर. तो ये जो वेस्टर्न स्टैंडर्डाइजेशन है उसके रिवोल्ट में खड़ा हुआ है ब्रिक्स. तो अब ये जो आप पोlicing की बात कर रहे हो, जो जितना मुझे समझ में आता है, अमेरिका का इंटरेस्ट उसमें है कि वो भारत को जितना हो सके उतना बिल्ड करे. अगर दोनों पैरेलल साथ में चलेंगे तो वो दोनों के इंटरेस्ट में है, राइट? क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि एक पावर जो है वो एसिलमेंट हो जाए रशिया और चाइना वाले ब्लॉक में, दो जनों के बीच. नोबडी वुड वांट दैट. ओके, बिसाइड्स आपको ये भी समझना है कि वहां एक्सेस तो मिलना ही नहीं वाला मार्केट का, तो उनको बेनिफिट करवा के आप कर भी क्या लोगे? व्हाट इज इट फॉर यूएस रशिया और चाइना को बिल्ड करके? ओके, सो टू माय अंडरस्टैंडिंग ये जो रीसेट का डाइल्यूशन होने के बाद पोस्ट 2030 US should take the role of a loyal Lakshman for Bharat, which is the Ram. I think that is the future of ties for the two nations, and this wisdom Washington should show this wisdom. जो उन्होंने गलती करी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को ना लेके, उसको सुधारने का यही चांस है. अदरवाइज मल्टीपल ये जो जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज आपने खड़ी की है सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाद, उसका फ्रेमवर्क बना ही ऐसा है कि इट कैन नॉट डिलीवर मल्टीपोलैरिटी. ना भारत को उसमें पोजीशन है, गिर जाएगी ये बॉडीज. उसको कौन पूछता है? कोई स्टेटस ही नहीं बचा यूनाइटेड नेशन का जब 100+ नेशंस जो है एवरी ईयर दे विल विजिट दिल्ली एंड सेट द एजेंडा. P5 को कौन पूछने वाला है, बताओ मुझे. That's right. Very true. So we are anyways acting like a United Nations Security Council member. आपको नहीं बिठाना है, जो भी करना है in your mind with those kind of delusions. तो I think Washington should revisit this policies, क्योंकि अभी तक जो 2 bucket theories उन्होंने चलाई, एक नेशन को डॉलर्स और आर्म दे दिए, बाजू वाले को सैंक्शन करके क्लैश करवाया, हर जगह हॉटस्पॉट खड़े किए, राइट? यूक्रेन है, POK है, ताइवान है, और ईरान इजराइल के बीच है. अब ये हॉटस्पॉट्स की अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डॉलर की जरूरत नहीं है. तो यू कैन रिविजिट योर पॉलिसी. अब वो एलाइज को हर बार स्क्रू करने वाली पॉलिसी उसको रिविजिट करो. make genuine allies, right? Correct. Genuine allies. Then you said creating conditions of satisfaction from that point of view. तो US का तो एक पॉलिसी हमेशा से रहा है, and I think I agree with that assessment, कि वो दोस्तों को भाव नहीं देते हैं, अंडरमाइन करते हैं दोस्तों को, और दुश्मनों को उनकी भी स्थिति पे वो इस तरह से नहीं सोचते कि वो क्या कर सकता है. एक बात आती है मन में, और जैसे आपने कहा भारत का बहुत अच्छी बात कही कि भारत राम है और US को लक्ष्मण बनना पड़ेगा. दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट. भारत को राम बनने के लिए तो बहुत ही सैक्रिफाइस किया है भारत ने. लेकिन एक बात है, इस समय में भारत ने जिस तरह से अपनी डिप्लोमेसी खेली है ईरान के साथ, छाबर पोर्ट को लेकर के, ईरान के साथ उनके प्रेसिडेंट मरे हैं तो उनकी मौत हुई है तो जयशंकर जी ने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया. US में मजाक उड़ाया जा रहा है कि US स्टूड इन द यूनाइटेड नेशंस उसको ऑनर करने के लिए. तो ईरान का और US का क्या रिलेशनशिप है जो ओबामा के समय से बदला था थोड़ा, जो US इतना सारा कंसेशन दे रहा है ईरान को? What is that geopolitical? Do you think कि उसके कारण और इंडिया ईरान रिलेशनशिप के कारण क्या US is looking at Iran in a different perspective? देखिए विभूति जी,
ईरान के ऊपर, पूरे गल्फ रीजन के ऊपर मैंने जो 2 साल पहले प्रेडिक्शंस दिए हैं, जिसमें मैंने साफ बताया कि ईरान विल बी अ क्रिश्चियन मेजॉरिटी, ठीक है? उस व्यू में मेरे कोई चेंज नहीं है, ठीक? क्योंकि आपको एक बात समझना है कि इज़राइल के लिए ईरान का न्यूक्लियराइजेशन प्रोसेस इज़ एन एक्जिस्टेंशियल थ्रेट, और वो जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो अंडरग्राउंड है, ठीक? तो उसको टेक आउट नहीं किया जा सकता विदाउट अ फुल स्केल। इट्स अ फैक्ट। यस ओके, फुल स्केल होने वाला है। ऑलराइट? तो हमें ये समझना है कि चाबार पोर्ट वाला जो भारत का प्रोजेक्ट है, वो आईएनएसटीसी कॉरिडोर जो रशिया तक जाएगा और फिर वहां से दूसरी कनेक्टिविटी हो सकती है। उसके साथ पैरेलल में एक आईमेक कॉरिडोर जो सऊदी यूएई के थ्रू टिल इजराइल एंड देन यूरोप। दोनों, जिसको प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 1000 साल तक उसका इंपॉर्टेंस और रिलेवेंस बचेगा, क्योंकि Right. वेस्टर्न क्लाइंट रहेंगे ही नहीं। जब वेस्टर्न क्लाइंट्स ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली यही 2 रूट है। फाइनेंशियल रिसेट के बाद तो यही 2 रूट है, और क्या है? तो That's right. तो यूएस डॉलर। तो ये जो है, मुझे जो समझ में आ रहा है कि भारत विल कंटिन्यू विद द स्ट्रॉन्ग रिलेशंस, हमारे ऐतिहासिक रहे हैं। इनफैक्ट मैंने इस पर ट्वीट भी डाले हैं कि भाई उनके जो वर्ड्स हैं, जैसे शाह ऑफ ईरान पोजीशन, उसका अगर आप डेरिवेशन निकालोगे वर्डिंग्स का, तो आपको पूरा कल्चरल टाइज मिल जाएगा भारत के साथ, जिसको शाह वर्ड जो है दैट कम्स फ्रॉम सास अंक ऑफ द गुप्ता रिजीम, वही गुप्ता रिजीम जिसने काउ स्लॉटर पे कैपिटल पनिशमेंट डिक्लेयर किया था। Correct. मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो थर्ड टर्म है उसमें कैपिटल क्या पनिशमेंट आता है वी डोंट नो, बट अमित शाह ने साफ बता दिया थर्ड टर्म में काउ स्लॉटर बैन पे आएगा पनिशमेंट। तो गुप्ता रजीम का जो वो जिसको बोला जाता था विष्णु पद का शाह, राइट, उस पद का शाह में से पादिशाह और फिर वहां से बादशाह वर्ड डिराइव होता है, उसके बाद शहनशाह एंड दैट शाह ऑफ ईरान। तो हमारा तो कल्चरल टाइज बहुत पुराना उनसे रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और जहां तक 1994 में जब जिनीवा में उन्होंने हमें सपोर्ट किया कश्मीर वाले रिजोल्यूशन पे, इनफैक्ट ईरान और चाइना दोनों ने सरप्राइजिंगली भारत को सपोर्ट किया, वरना पाकिस्तान और बाकी का गल्फ और पूरा वेस्ट मिल के सैंक्शन करने की तैयारी में था। Correct. वी आर ऑलवेज गोइंग टू रिमेम्बर व्हाट दे हैव डन फॉर अस। इनफैक्ट जब वो न्यूक्लियर सैंक्शंस में भी थे तो भी हमने क्रूड ऑयल परचेज करना कंटिन्यू किया, एंड दे आल्सो गिव अस मैसिव बेनिफिट्स, डिस्काउंट्स। तो वो दैट रिलेशन इज गोइंग टू बी इंटैक्ट। ना कोई पोर्ट प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम होने वाला है, ना ईरान, ना इजराइल और यूएस उस प्रोजेक्ट को छू भी सकते हैं। अगर किसी के दिमाग में है तो भूल जाए, ऐसा Correct. कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक? दूसरा आपको ये समझना है कि राइसी जो आए थे वो हार्ड लाइन स्टैंड लेके आए थे, और उसी की वजह से उनको आयतुल्लाह ने प्रमोट करके वो पोजीशन पे पहुंचा है, इलेक्शन फज करके। अब हमें ये समझना है, क्योंकि ये पूरे डिकेड की थीम डी डॉलराइजेशन और डी रेडिकलाइजेशन है, दैट इंक्लूड्स द गल्फ रीजन एंटायरली। तो हार्डलाइनर्स के लिए मतलब जो भी रास्ते में आएगा, देयर विल बी मेनी पीपल वेस्टेड इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, who would not let this hardline stand survive anymore. मैं ये बता रहा हूँ। आई डोंट नो कि कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, पर मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि अगर ईरान ने इजराइल को एक्यूज नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया, विच इज अ वेरी वाइज व्यू बाय द वे, तो हमें ये समझना है कि ये रीजन अब डी रेडिकलाइजेशन का रास्ता पकड़ चुका है। नोबडी कैन नाउ कैन नॉट स्टॉप इट, क्योंकि ताजिकिस्तान से भी न्यूज आ गया है, उन्होंने भी बैन लगाना शुरू कर दिए हैं। और चाइना से तो क्लियर, जो मैंने डी कम्युनिज्म बोला था, चाइना का तो क्लियर डी कम्युनिज्म दिख रहा है, एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, बाकी सबको पुश किया जा रहा है वहां पे। तो दैट कंप्लीटली मैचेस विथ माय थीम ऑफ डी रेडिकलाइजेशन, डी मिशनराइजेशन एंड डी कम्युनिज्म। तो बुद्धिज्म और टाओइज्म दोनों को सपोर्ट कर रहा है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी राइट नाउ। सारे मंदिर रिवाइव किए जा रहे हैं, so they are on the correct path along with de-dollarization. So overall जो दिख रहा है गल्फ के लिए, अभी जो है हमारे वो बाबा भी पहुंच गए हैं यूएई में, दुबई। Yes. वो I predicted it in February कि ये जाएंगे, because
वही डीरेडिकलाइजेशन का प्रोसेस, करेक्ट। राइट, फॉर द एंटायर गल्फ। बहुत जल्द मंदिर निकल के आएंगे सऊदी अरेबिया में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वंदे भारत लगेगी सऊदी अरेबिया में बहुत जल्द। और जो है जितना भी टूरिज्म होना है वो एंशिएंट मंदिर वाली साइट्स पे होना है इंस्टेड ऑफ हज। बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक और चर्चा इसमें आती है, चूंकि आपने डी रेडिकलाइजेशन की बात की है, तो अभी जैसे कि आज की खबर है कि नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड वो पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, उसके सिलसिले उसको रिकॉग्नाइज करने वाले हैं एज ए कंट्री। वैसे भी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में उन लोगों ने, जनरल असेंबली ने कहा था कि हम पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करेंगे, यूएस ने वीटो किया उसको, राइट। क्वेश्चन इज रेडिकलाइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन के कारण क्या इस्लाम में क्या परिवर्तन आएगा? भाईचारे वाली होगी कि उनके हम फिर भी काफिरी बने रहेंगे? नहीं, देखिए विभूति जी, इस पर तो हम क्या ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो होली साइट्स हैं उनके जो ओनर है या कस्टोडियन है वो क्राउन प्रिंस एमबीएस है, तो किसी और का जुरिस्डिक्शन है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि वो कॉन्वर्ट्स को कुछ पूछेंगे बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस। ओके, आई सीरियसली डाउट इट। तो वो अपने सिटीजन्स को भी कम ही पूछते हैं कुछ तो बाकी देशों के कन्वर्ट्स को पूछेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो हमें ऐसा डिल्यूजन होना भी नहीं चाहिए कि दिल्ली विल बी एबल टू टेल देम कि ऐसा करो या ऐसा ना करो। ओके, तो ये एक्सपेक्टेशन गलत है मेरे हिसाब से। मतलब अगर ये वही चीज हो गई कि भाई आप बता रहे हो उनको क्या कर रहे हो, जो नहीं करना चाह रहे, उस डायरेक्शन में जाना नहीं उन्हें, राइट। द गल्फ इज नाउ वेरी इरिटेटेड विथ external people advising them what to do, what not to do, when to do, ठीक। तो I don't think anybody will interfere, क्योंकि हर चीज का फिर कॉन्सिक्वेंस होता है डिप्लोमेसी में। जैसे हमने एक ही इवेंट में कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स एक साथ फायर कर दिए, करेक्ट, कर दिए, राइट। तो नाउ देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस, कंट्रीज आर नो मोर, इनफैक्ट छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्रीज भी ब्लिंकन को बाजू में बिठा के अच्छे से रॉयल ट्रीटमेंट देते हैं तो ये नहीं चलेगा। मतलब बहुत ज्यादा हो चुका था। और वो बीबीसी, आपने वो भी देखा होगा, सम अफ्रीकन लीडर बीबीसी को इंटरव्यू, तुम चुप हो जाओ, मैं बता रहा हूँ सो मैक्रोन को टॉलरेंस इज गॉन, टॉलरेंस इज गॉन। भी सुनाया था केनिया के प्राइम मिनिस्टर ने, दैट्स राइट, ये बात सही है। इसका एक बड़ा बहुत आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब जिस साल में 370 को मोदी जी ने रद्द किया, 35A को रद्द किया, तो उसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस आए थे, तो उस स्पीच में जब इमरान खान अपने स्टिपुलेटेड टाइम 15 मिनट से लेकर के 40 मिनट तक भारत को गाली देते रहे कश्मीर के नाम पे लेकर के, मोदी जी का जो स्पीच था वो था सिर्फ ग्लोबल साउथ को इनवाइट कर रहे थे। वो उनके शब्द थे कि आप come and participate and join India in the march for economic independence। उन्होंने तब कहा था, इस बात कहा था। इस बात को लेते हुए आपने जो पहले कहा था कि ग्लोबल साउथ इज नो लॉन्गर लिसनिंग टू द वेस्ट, ये सब समझ गए हैं कि वेस्टर्न पावर्स हैव बीन, उन्होंने बड़ा शोषण किया है ग्लोबल साउथ का। अब नहीं बिजनेसेस के वैल्यूएशंस चले गए हैं सबके। करेक्ट, बेसिकली मतलब इतना डिग्रेड हुआ है सबका इकोनॉमी सिर्फ अमेरिकन लाइफस्टाइल को चालू रखने के लिए, करेक्ट, आपके हाइपर कंजम्पशन के लिए। तो वो अब्राहमिक इकोनॉमिक्स का थॉट प्रोसेस ही गलत है, जो ये सोचता है कि मेरा तो ये एक ही लाइफ है, आई एम द बॉडी, सोल इज जस्ट अ व्हीकल। तो ये जो अब्राहमिक थॉट प्रोसेस वाली इकोनॉमिक्स है, जहां पे हाइपर कंजम्पशन करके फ्यूचर जनरेशन की पॉकेट में से पैसे चुरा के आज आप कंज्यूम कर लेते हो, और फिर वुमेन को डिप्लॉय कर दिया जॉब में टेम्पररी जीडीपी ऊपर ले जाने के लिए, उसमें बर्थ रेट भी चले गए, तो फिर लोन भरेगा कौन? दैट इज व्हाट इज ब्रिंगिंग दिस डी-डॉलराइजेशन क्राइसिस। नो, तभी तो आपने बॉर्डर्स खोल दिए। अगर बॉर्डर्स राइट टाइम पे नहीं ओपन किए होते तो फाइनेंशियल पूरा कोलैप्स हो जाता है सिस्टम, क्योंकि आप फ्यूचर जनरेशन को जन्म देना नहीं चाहते, लेकिन उनके भरोसे लोन लेके आज कंज्यूम कर रहे हो। ये तो पॉसिबल ही कैसे है?
It is stupid, right? That's right. तो फिर आप बोलो मत फिर when the citizens are saying क्यों बॉर्डर खोल दिया है? भाई बॉर्डर नहीं खोलोगे तो फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी. Somebody has to pay this, take this burden, no 34 trillion. That's उसको right. लाना पड़ेगा ना बॉर्डर से. तुम तो बर्थ देना नहीं चाहते, तुमको सब कुछ कंज्यूम करना है, एक बार चीज इस्तेमाल करके फेंक देनी है, फूड ऑर्डर करके फेंक देना है, ऐसा हाइपर कंजम्पशन करना है तो फिर बॉर्डर खोल दी जाएगी. देन डोंट आस्क कि किसका कंट्री है, वो इलीगल आके बोलेगा उसका भी कंट्री है. बट एक बात पूछूंगा मैं यहाँ पे, जब इतनी समझ थी, जब जैसे आप बता रहे हैं कि बॉर्डर खोलने का कारण ये है, तो इन लोगों ने इस तरह से इतना कायोटिक क्यों किया? उसकी वो क्या जल्दीबाजी हो गई या सारा कैलकुलेशन गलत हो गया? क्या हुआ कि इस तरह से उन्होंने एक सोसाइटल, जो कहते हैं सोसाइटल फ्रिक्शन हो गया यहाँ पे, क्योंकि जो आप अंदरूनी की बात करते हैं वो लोग, आम जनता नहीं समझ पाती उस बात को. आज सारे के सारे शिकागो में, मिनेसोटा में जो काले लोग हैं वो बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही नाखुश हैं, ये कहते हुए कि हम तो स्लेव लेबर बन के यहाँ आए थे और आप इन लोगों को जो कानून आपका तोड़ के आ रहे हैं, आप उनको $500 के होटल रूम में कह रहे हो रहने के लिए, आप यहाँ तक कह रहे हो कि जो विकसित अमेरिकन हैं उनको आश्रय दो अपने घर में. हमें तो आपने लात मारा था और आज आप उन्हीं को कह रहे हैं कि मेरी नौकरी ले लें. तो सोशल फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया है. I want to jump onto another very important question जिसके बारे में यहाँ चर्चा शुरू हो गई है. देखिए, कभी कभी ऐसा होता है जियो पॉलिटिक्स में कि आप छोटी सी लकड़ी लेके किसी को तंग कर सकते हैं, बाद में वो समस्या ऐसी हो जाती है कि आप वो लकड़ी को फिर फेंक देते हैं, मारो गोली उसको. एक चर्चा जो यहाँ शुरू हो गई है, जो कि यूएस की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कम होने के कारण बजट जो हो गए हैं, डेफिसिट जो हो गए हैं, तो पहले चाइना को यूएस तंग करता था ताइवान के नाम पे, पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल के नाम पे होता था, भारत को तंग करते थे पाकिस्तान के नाम पे. धीरे धीरे आप देखें अमेरिका पाकिस्तान से निकल चुका है. इन्होंने ताइवान से $20 बिलियन का प्रोग्राम बना करके चिप बनाने का यूएस में शुरू किया. अब ये सोच रहे हैं कि हम क्यों लड़ें 56 देशों के साथ जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, एक इजराइल के कारण 7 मिलियन की पॉपुलेशन है उसकी, उस इजराइल के कारण हम क्यों लड़ें 56 देशों से, बिलियंस ऑफ पीपल. उसी तरह से हम 20 मिलियन ताइवानीज के लिए, why are we at war with China which is 1.3 billion people? तो एक इक्वेशन चेंज हो रहा है कि विचार आ रहा है यहाँ पे कि सिविलाइजेशंस जाती हैं. 7 मिलियन लोग तो मरे थे आपको कोविड में, किसी ने कुछ कहा उसके बारे में? तो do you think that US in the long term is likely to abandon these two countries which has been उनके फॉरेन पॉलिसी का मेन मुद्दा रहा है? क्या वो अब यूएस तैयार हो गया है कि इजराइल को मारो गोली, अभी अपने आप को संभालें, हम अब उनके लिए नहीं करेंगे? क्योंकि वक्तव्य देखिए, एक तरफ यूक्रेन में वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ठोके जा रहे हैं टू टेल कि यूक्रेन को रशिया के साथ जीतना है लड़ाई, जो आप और हम जानते हैं कि रशिया के साथ यूक्रेन कभी जीतेगा नहीं. करेक्ट? वो हम जानते हैं. लेकिन डे वन उसी तरह से इजराइल के साथ ये कह रहे हैं तुम सिविलियंस को मत मारो, और उनको एक झांसे में डाले जा रहे हैं कि यू कांट डू दिस, वी विल नॉट गिव यू वेपन, यू कांट किल हमास, योर एनिमी. डू यू सी विरोधाभास इन दिस अमेरिकन पॉलिसी विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, एक समय आएगा कि मैं थक गया हूं ये करते हुए, बंद करो ये बकवास, लेट्स बी फ्रेंड्स विद चाइना एंड द इस्लामिक वर्ल्ड, to hell with these two tiny countries. Do you think that is a possibility? देखिए विभूति जी, जहां तक इजराइल का कॉज का सवाल है, I don't think US is in a position to leave that cause, because जो एक जिसको हम डीप पॉकेट्स बोलते हैं, उनका जो लिंकेजेस ज्यूइश लॉबी के साथ है, which is very powerful in the US. They call all the shots, all major decisions within the US. तो वो तो लीव हो ही नहीं सकता, मतलब इट्स जस्ट इम्पॉसिबल. जहां तक सवाल ताइवान का है, certainly that would be something that US will do the same thing what they did in Ukraine.
only supplies, nothing else, right? तो यूक्रेन तो जाने वाला है, आधा तो रशिया इज गोइंग टू टेक. सिमिलरली ताइवान भी थ्रू दिस डिकेड पीसमेल तरीके से चाइना इज गोइंग टू टेक ओवर थ्रू दिस डिकेड. पीओके सर्टेनली जाने वाला है, और Israel is one cause which US will help. It has to, because again, as I said, वो पूरे गल्फ के डीरेडिकलाइजेशन प्रोसेस में भी एक ये एलिमेंट आता है कि ईरान का डीन्यूक्लियराइजेशन, जो इजराइल का ऑब्जेक्टिव है, शायद दूसरे पार्टनर्स का ना हो, लेकिन इजराइल का तो है. एंड इजराइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जो मैंने बताया, ना सिर्फ डीप पॉकेट्स के लिए, ये कॉरिडोर के लिए भी इजराइल इज एन इम्पॉर्टेंट कनेक्टिंग पॉइंट टू यूरोप, राइट? क्योंकि वो IMEC कॉरिडोर जॉर्डन के थ्रू जाके थ्रू इजराइल इट गोज टू द ग्रीस पोर्ट एंड देन रेस्ट ऑफ द यूरोप. सो इजराइल का कॉज तो दे विल हैव टू कंप्लीट. दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक. उसका एक और भी कारण है मेरे विचार से, जो मैंने कहा था कि एक्चुअली में अगर देखें आप, तो इजराइल जो है ये यूएस मिलिट्री और यूएस सोसाइटी का लैब है. बहुत सारी सर्वाइवल टेक्नोलॉजी जो इजराइल को अपनानी पड़ी टू डील विथ ऑल द एनिमीज अराउंड, उसके कारण इजराइल में इनोवेशंस जो होती हैं बड़ी जबरदस्त होती है. और एवरीथिंग वहाँ जो होता है, वो टेक्नोलॉजी जो बनाते हैं वो अपनी सर्वाइवल के लिए लेते हैं. तो जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ. यहाँ पे कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, कैलिफोर्निया से एक लेडी आई थी जो IDF में लड़ चुकी हैं. तो एक समस्या जो आपको पता है कि औरतें भी लड़ती हैं इजराइल में, दे आर इन द आर्म्ड फोर्सेस बिग टाइम. तो उनको एक प्रॉब्लम थी मंथली साइकिल पीरियड के कारण. तो दिस लेडी, उसने एक डिजाइन की थी पैड, जो कि नॉट फॉर वन बट इट कैन लास्ट फॉर डेज टुगेदर. वेरी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी. मैं उनसे मिला हूँ. उनको मैंने कहा कि उस वक्त इंडिया में पैडिंग की बात बहुत चल रही थी, तो मैंने कहा कि आपको तो इंडिया जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने इंडिया में पिकअप नहीं किया इस बात को. तो वो जो है, इजराइल जो है, इज अ टेक्नोलॉजी हब फॉर यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री. दारपा शारपा तो है ही, वो बहुत बड़ा कारण है कि वो नहीं होने देंगे. जो जहां तक जूस का वर्चस्व है अमेरिकन पॉलिसी में, ये इस्लामिक पीपल अंडरस्टूड दैट. इसलिए वो जो है जूस को हटाना चाहते हैं. इसीलिए आपने देखा होगा जो कैंपस कैप्चर जो हुआ है अभी, जो हुआ है यहाँ पे, लोगों को सडनली बहुत शॉक हुआ कि हमें इतना विश्वास नहीं था कि ये लोग इस तरह से हमारी सोसाइटी में घुस चुके हैं. वो तो देयर इज अ चिंता ऑन दैट अकाउंट. बट आई डू थिंक दैट इजराइल को यूएस अगर काटेगी तो यूएस का बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो रिसर्च लैब चला जाएगा इनके पास से. That would be the reason, in my opinion, that they will not do that. And de-radicalization, the only country, democratic country in that part of the world, लेकिन अब थोड़ा सा वो टिकलिश हो गया है अगर वो सुलझा नहीं तो. क्योंकि ये जो है ना आपके AOC, इल्हान उमर, तलाइब, ये ओपनली थ्रेट कर रहे हैं सोसाइटी को यहाँ पे. तो इशू है कि डेमोक्रेसी की टूल्स लेकर के वो डेमोक्रेसी को जूते मार रहे हैं, और वो अपनी तरफ से कुछ रेसिप्रोसिटी दे नहीं रहे हैं. ये समस्या हो गई. वो रेसिप्रोसिटी तो भूल जाओ. रेसिप्रोसिटी भूल जाओ. तो ये सवाल उठता है कि क्या दुनिया में फिजिक्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन होगा अगेंस्ट इस्लाम? इज इट पॉसिबल? डीरेडिकलाइजेशन के नाम पे कह रहा हूं मैं. देखिए विभूति जी, जो मुझे समझ में आ रहा है यूरोप में, जो मैंने क्रूसेड्स का प्रेडिक्ट किया है, जब व्हाइट्स का दिमाग खिसकेगा, then there is nothing that can stop जो आएगा वो. I agree. ठीक है, वो 2 मिनट में डिसीजन ले लेंगे. That's right. और फिर जो उठापटक होगी, that nobody can control it, right? Because इनका डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होता है वेस्टर्न कलेक्टिव का, जब when they are united on some decision, right? Right. So I think till then Bharat will watch from outside and जब यूरोप को स्टेबल करने की बात आएगी, that is the point in time when all will seek guidance from, little bit guidance for peace from Sanatan.
दैट्स राइट। फाइनल क्वेश्चन आज के बारे में बोलूंगा। 4 जून बहुत नजदीक आ गया है और दो इलेक्शंस और 2 राउंड ऑफ इलेक्शंस और होने वाले हैं, लेकिन इस बीच में हम जानते हैं कि अमेरिका से बहुत सारे लोग ढोल बजा रहे हैं कि अब शुरू एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि योगेंद्र यादव और कई सारे कह रहे हैं कि बीजेपी को मेजोरिटी ही नहीं मिलेगी। और वायलेंस की चर्चा भी हो रही है कि ये जो लास्ट बिट ऑफ इलेक्शन है, किस तरह से यूएस इंटरफेरेंस जो हो रहा है इंडिया में, उसके बारे में एनजीओ का जो रास्ता है बड़ा गंदा सा रास्ता है। क्या भारत उससे डील कर रहा है, किस हद तक सफल है, और इसका क्या प्रभाव होगा इस इलेक्शन पे इन 2 राउंड्स में? देखिए, ये जो लास्ट 2 राउंड्स हैं वो कंप्लीट होने में कुछ अड़चनें आ सकती हैं। जैसे आप बता रहे हो, कुछ कंप्लेंट्स आ सकती हैं, दैट इज पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि ऑपोजिशन को पता लग चुका है कि द फाइट इज ओवर, अब कुछ नहीं है, there's nothing left. योगेंद्र यादव जैसे तो पता नहीं, I don't believe whatever that he talks. I mean, total rubbish. मतलब गवर्नमेंट नहीं आ रही है, ये तो कौन बोलेगा जब 400 पार का एक बैरियर लगा के दिया है प्रधानमंत्री जी ने, बड़ा एम बना के दिया। तो दैट इज अ वेरी स्टूपिड असेसमेंट जहां से भी वो लेके आए। और इलेक्शन चल रहा होता है तब ठीक है, ये लोग बोलते रहते हैं ये सब चीजें, लेकिन आफ्टर इलेक्शन जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं बोलता हूँ कि सुदर्शन चक्र चलेगा। तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि जो भी ठोक बिठा के जो भी रिफॉर्म्स करने हैं, प्रधानमंत्री जी ने अब 100 दिन का बढ़ा के 125 दिन किया है। तो 125 दिन में बड़े बड़े वैक्सीन के डोज मिलने वाले हैं। तो हो सकता है शायद ऑपोजिशन को पता ही ना लगे कि किस किस मुद्दे पे बैठना है रास्ते पे। बोले लिस्ट बहुत बड़ी है, तो अब इसमें किस चीज के लिए हम बैठेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर। मैं तो यही चाहता हूँ कि मोदी जी अच्छी तरह जीते, बीजेपी अच्छी तरह जीते, एनडीए अलायंस अच्छी तरह जीते, सो दैट बहुत सारे मुद्दे हैं जो ये बड़ा दुख होता है देख करके कि भारत में जो एक है ना कि अपोजिशन पार्टी को अगर आप देखें तो वो सब हिंदू ही हैं, हिंदूज इन नेम ओनली, और उन लोगों ने हिंदुओं का सर्वनाश किया है। आई मीन, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, एज व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने वक्फ के नाम ला करके सिर्फ एक वो बता रहा हूँ 1995 में वक्फ ला करके किस तरह से देश को लूटा है, ये समझ में। इसके बावजूद ये कौन से हिंदू हैं जो कि उनको वोट देते हैं अभी भी? कुछ कह सकेंगे इस पे आप? देखिए, अब इनका तो आप क्या ही बताएं, मतलब सेक्युलरिज्म भी नहीं, इनको क्या कीड़ा है, इनको एंटी हिंदू जो होगा वैसा ही हिंदू कोई होगा जो वोट देगा, क्योंकि इस इलेक्शन में तो विजन तो था ही नहीं ऑपोजिशन का कुछ ऑफर किया गया, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट की बात चल रही थी, जितनी भी चली। और जितना मैंने राहुल गांधी का जितना भी थोड़ा बहुत स्पीच गलती से जो देख लिया होता है बिकॉज ऑफ ट्विटर, तो उसमें जो भी मैंने सुना वो यही है कि कैसे भी करके मुस्लिम्स और एसटी एससी ओबीसी का फाइट कराओ, यही दिख रहा है मुझे इनका ऑब्जेक्टिव। तो गवर्नमेंट को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा 4 तारीख के बाद। ये लोग मुस्लिम कम्युनिटी को पिट करेंगे अगेंस्ट एससी एसटी ओबीसी, पक्का करवाएंगे ये लोग फाइट, ठीक है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट अबाउट दिस। बदमाश लोग हैं ये एक नंबर के, क्योंकि आप देख ही रहे हो स्पीच जो निम्न कक्षा पे आ चुकी है अब सारी स्पीचेस इलेक्शन की। तो विजन तो भूल ही जाओ, वो उनके आइडियाज ही सुन के आपको ये घिन आती है, मतलब आप क्या बोलोगे भी क्या। इनफैक्ट एक वीडियो में देख रहा था जहाँ पे अमेठी के वोटर्स को अजीत अंजुम बार बार पूछने की कोशिश कर किसको दिया साफ बता रहे भाजपा को ही दिए। तो ये काम हुआ है, अब स्मृति ईरानी ने काम किया है तो किया है, तो लेंगे वोट। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इन रिपोर्टर्स की क्या दिक्कत है वो समझ में नहीं आ रही। वो ऊपर से चढ़ के उनको अच्छा वो बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई, तो वो सामने वाला बोल रहे कमाई होगी तो महंगाई होगी। you look at the kind of intelligence the common voter has, right? कि भाई तू जा
मेरे कमाई हो रही है तो ऑब्वियसली उससे प्राइस राइज थोड़ा तो होगा ना। राइट। तो ग्रोथ के साथ पैरेलल आता है थोड़ा इन्फ्लेशन। तो दे हैव दिस कॉमन सेंस जो इनको पता नहीं, इनके नैरेटिव में इनको दिखता नहीं है, समझ नहीं आता। नॉर्मल सिटीजन आज मुंह खोल के बोल रहा है कि अमेठी में हमने काम किया। तो फिर मतलब क्या ही आप बताएं, इनका डिल्यूजन इतना ज्यादा है। अब रायबरेली भाग चुके हैं, वहां उनकी मदर की सीट है। अब ये भी कोई तरीका है, मदर की सीट है, फादर की सीट है। अमित शाह ने इस पर भी बात की। वो सीट इटली से लेके आई थी क्या? मदर की सीट है क्या मतलब होता है मतलब? लेकिन तो लेकिन अंदेशा है कि वो जीत रहे हैं रायबरेली से, ऐसा लोगों ने चर्चा करनी शुरू की है कि शायद राहुल नहीं गांधी वहां पे जीत रहा है। तो वायनाड का क्या करेंगे राहुल जी? तो आई दैट्स नॉट हाउ। देखें, इनका वाइप आउट हो चुका है। तो ये इलेक्शन मुक्त कांग्रेस है इसको। इलेक्शन मुक्त कांग्रेस, ये लोग बोल रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी से नहीं लड़ा है तो उनको क्रेडिट नहीं लेने दिया था। इनका लॉजिक भी आप सुनो, कितना लूजर वाला लॉजिक है। बोल रहे हैं उनको क्रेडिट ना मिले इसलिए बहुत अच्छा किया वहां से नहीं लड़ रहे। बताओ, निकल लो फिर पूरे भारत से, और क्या। Exactly. अनबिलीवेबल, मतलब ये इनका मेंटल लेवल अब जा चुका है। मतलब द ओनली थिंग जो मुझे ब्राइट समझ में आता है वो नेक्स्ट जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो ये सारे जो बेकार लोग होंगे ऑपोजिशन में से, वो पहचान कौन वाली स्थिति में आ जाएंगे। दैट इज द ओनली ब्राइट लाइट दैट आई सी इन आवर पॉलिटिक्स। Okay, that's a good bright light. One of them will be that BJP rule, Modi rule, and then this what you said. अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। और जयपुर डायलॉग यूएसए पे जो ये चर्चा कर रहे हैं, ये हमारा एक इम्पैक्ट इम्प्लीकेशन का जो एनालिसिस है उसके ऊपर कर रहे हैं। तो आपने आज सुना होगा कि यूएस की वीकनिंग पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो वीकनेस हो रही है उसका असर क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशन क्या होगा। और बुद्धिमत्ता इसी में है कि उसको समझते हुए आगे बढ़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अंकित जी ने कही कि चाइना और रशिया और किसी देश के लोगों ने ये नहीं कहा कि यूएस का वर्चस्व कम हो रहा है। ये भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा। खत्म हो गया, इज इफेक्टिवली ओवर, ओवर। ऐसा ये बोल। बहुत ही पावरफुल चीज है, बहुत ही पावरफुल वक्तव्य है। इसकी महत्ता को समझना पड़ेगा क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर अनुरोध है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। एंड दिस impact and implication series, we will continue another 2 weeks to analyze the election part. So election outcomes. Thank you very much. सत्यमेव जयते, सत्य को जिताने के लिए आपको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।